ये किताब 3 हिस्सों में बटी हुई है, लेट गो, ग्रो और सर्व। सबसे पहले हमें उन बेकार बिलीव्स, डर और बैगेज को छोड़ना होता है जो हमने समाज से सीखे हैं और जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम उन्हें ढो रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तब हमारे अंदर खुद को ग्रो करने की जगह बनती है। इसके बाद हम अपने माइंड को प्यूरिफाई करके खुद को बेहतर बनाते हैं और आखिर में जब हम अंदर से ग्रो हो जाते हैं तब हम दूसरों और दुनिया की सर्विस कर पाते हैं। ये तीनों हिस्से कुल 11 चैप्टर्स में बटे हुए हैं जिन्हें मैं 11 मुख्य आइडियाज़ में समराइज कर रहा हूँ। अंत में लेखक द्वारा बताई गई मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और अपने अनुभवों के बारे में भी बात की गई है। मुख्य आइडियाज़: अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी को स्पष्ट करो, नेगेटिविटी को स्पॉट स्टॉप स्वॉप से रिवर्स करो, फियर को समझो और उससे डिटैच होना सीखो, अच्छे इंटेंशंस विकसित करो, अपना पर्पस और धर्मा पहचानो, अपनी रूटीन्स और हैबिट सुधारो, माइंड को कंट्रोल करना सीखो, ईगो नहीं सेल्फ एस्टीम बनाओ, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, रिलेशनशिप्स को ट्रस्ट और कनेक्शन से मजबूत बनाओ। सर्विस ही हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ का सबसे सीधा रास्ता है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, विजुअलाइजेशन, मंत्र चैंटिंग। मेरे अनुभव: अपनी आइडेंटिटी और धर्मा को समझना, सेल्फ एस्टीम बनाना, ईगो नहीं, अच्छे इंटेंशंस रखना, डिटैचमेंट सीखना, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना, मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन्स डेवलप करना। निष्कर्ष: की आइडिया 1, अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी को स्पष्ट करो। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, और मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। चार्ल्स होटन कूली, 1902। हम में से ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने वैल्यूज़ को कॉन्शियसली चूज़ नहीं करते। दूसरे शब्दों में, हम खुद डिसाइड नहीं करते कि हमारे लिए क्या सच में इम्पॉर्टेंट है। हम बस वही बिलीव्स और वैल्यूज़ अपना लेते हैं जो हमारे आसपास के लोग इम्पॉर्टेंट मानते हैं। जब हम अपनी लाइफ दूसरों को इम्प्रेस करने में बिताते हैं और वो भी उन वैल्यूज़ के आधार पर जिन्हें हमने खुद नहीं चुना, तब हम हमेशा टायर्ड, स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। इसलिए थिंक लाइक अ मंक का पहला कदम है अपने वैल्यूज़ को क्लियरली समझना। जब आपको अपने वैल्यूज़ क्लियर हो जाते हैं तब वो आपकी लाइफ के लिए कंपस की तरह काम करते हैं। वे आपको सही लोगों, सही हैबिट्स और सही एक्शंस की तरफ गाइड करते हैं। जे हमें मीडिया माइंड गेम खेलने के लिए कहते हैं। अपने वैल्यूज़ की लिस्ट बनाओ। सोचो कि आपकी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वैल्यू का सोर्स पहचानो। ये वैल्यू कहाँ से आई? फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया या सच में आपके अंदर से? रिफ्लेक्ट करो कि क्या ये वैल्यू आपके असली सेल्फ से मैच करती है? क्या आप सच में इसे मानते हो या सिर्फ दूसरों को देखकर फॉलो कर रहे हो? इसके बाद जे कहते हैं कि अपनी लाइफ का ऑडिट करो और देखो कि क्या आप सच में अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जी रहे हो। खास तौर पर इन 3 चीज़ों को चेक करो। टाइम ऑडिट: आपने अपना समय कहाँ स्पेंड किया? फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स और खुद पर कितना समय दिया? क्या ये आपकी प्रायोरिटीज से मैच करता है? मनी ऑडिट: आपने पैसा किन चीज़ों पर खर्च किया? क्या वो खर्च आपके वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं? मीडिया ऑडिट: आपने कौन सा कंटेंट देखा? कितनी देर तक देखा? क्या वो कंटेंट आपके गोल्स और वैल्यूज़ के अनुसार था? जे फिर सलाह देते हैं कि 1 हफ्ते तक बहुत कॉन्शियसली वैल्यू ड्रिवन डिसीजंस लो। जब भी आप टाइम या मनी स्पेंड करो, खुद से पूछो, इस डिसीजन के पीछे मेरी कौन सी वैल्यू है? वो ये भी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके वैल्यूज़ हमारे जैसे हों। जब हम अपनी असली आइडेंटिटी को समझते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, तब हमारी लाइफ ज़्यादा पीसफुल, मीनिंगफुल और हैप्पी बन जाती है। मुख्य आइडिया 2, स्पॉट स्टॉप स्वॉप से नेगेटिविटी को रिवर्स करें। छोटी छोटी नेगेटिव बातें और थॉट्स मच्छरों की तरह होती हैं। चाहे कितनी भी छोटी हों, ये हमारी शांति छीन लेती हैं। जय शेट्टी दिमाग की 3 सबसे बड़े कैंसर्स बताते हैं: कंपेयरिंग, दूसरों से तुलना करना; कंप्लेनिंग, हर बात की शिकायत करना; क्रिटिसाइजिंग, हर चीज़ में कमी निकालना। स्पॉट स्टॉप स्वॉप मेथड: नेगेटिव हैबिट्स को बदलने के लिए जे एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। 1. स्पॉट: सबसे पहले अपनी नेगेटिव फीलिंग को पहचानो। 2. स्टॉप: रुको और समझो कि असल में हो क्या रहा है। 3. स्वॉप: उस फीलिंग को हैंडल करने का बेहतर तरीका अपनाओ। स्पॉट: नेगेटिविटी को पहचानो। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने नेगेटिव हो चुके हैं, इसलिए पहले अवेयरनेस बढ़ानी ज़रूरी है। ध्यान दो, कौन सी बातें तुम्हें नेगेटिव बनाती हैं। तुम कितनी बार कंप्लेन करते हो? कब तुम दूसरों को जज करते हो? कई बार जेलसी और जजमेंट हमारी खुद की इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन होती है। स्टॉप: खुद को रोकना सीखो। जब भी नेगेटिव रिएक्शन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे सांस लो और खुद को कंट्रोल करो। फिर खुद से पूछो, क्या जो मैं बोलने वाला हूँ वो सच है? क्या वो यूज़फुल है? क्या उससे किसी को चोट तो नहीं पहुँचेगी? क्या ये सही समय है बोलने का? याद रखो, कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग किसी सिचुएशन को बेहतर नहीं बनाते। स्वॉप: शिकायत की जगह माइंडफुल रिक्वेस्ट करो। रिसर्च कहती है कि हैप्पी लोग भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो माइंडफुल तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल: मान लो आपका पार्टनर देर से घर आया और आपको गुस्सा आया।
स्पॉट, पहले रिकग्नाइज करो कि तुम अनॉयड हो। स्टॉप, तुरंत गुस्से में रिएक्ट मत करो। स्वॉप, कंप्लेन की जगह केयरिंग रिक्वेस्ट करो। ऐसा बोल सकते हो, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जब तुम देर से आते हो और बताते नहीं हो तो मुझे बुरा लगता है। अगर तुम लेट हो रहे हो तो एक मैसेज कर दिया करो। इससे लड़ाई नहीं होगी, कनेक्शन मजबूत होगा। एंगर और फॉरगिवनेस, गुस्सा अक्सर दर्द से पैदा होता है। लोग रिवेंज इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ज्यादातर समय दर्द और बढ़ जाता है। जे कहते हैं जब संतरे को दबाते हैं तो ऑरेंज जूस निकलता है, उसी तरह जब दर्द से भरे इंसान को दबाया जाता है तो दर्द बाहर आता है। जय शेट्टी, इसलिए एंगर को हील करने के लिए फॉरगिवनेस जरूरी है। फॉरगिवनेस लेटर एक्सरसाइज। अगर आप किसी से बहुत गुस्सा हैं तो ये एक्सरसाइज करें। स्टेप 1, खुद को उस इंसान की जगह इमेजिन करो। समझो कि शायद वो भी किसी दर्द से गुजर रहा था। स्टेप 2, पेपर पर लिखो आई फॉरगिव यू फॉर और सारी बातें लिखते जाओ। स्टेप 3, अब अपनी गलतियां लिखो, प्लीज फॉरगिव मी फॉर। स्टेप 4, उस लेटर को जोर से पढ़ो और खुद सुनो। आप चाहो तो खुद को भी फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हो, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर। जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं तभी इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। मुख्य बात, नेगेटिविटी की जड़ अक्सर फियर और ईगो होती है, इसलिए अपनी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करो, उसे समझो, ब्लाइंडली रिएक्ट मत करो। स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपका माइंड ज्यादा शांत, बैलेंस्ड और पॉजिटिव बनने लगेगा। मुख्य आइडिया 3, डर को समझो फिर उससे डिटैच हो जाओ। हम अपनी इमेजिनेशन में जितना सफर करते हैं रियलिटी में उतना नहीं। सेनेका, हमें बचपन से सिखाया गया कि डर बुरी चीज है, लेकिन डर बुरा नहीं है। फियर एक वार्निंग सिग्नल है। हम या तो उससे सीख सकते हैं या फिर उससे दबकर कुछ भी ना करने लगते हैं। लोग डर पर 4 तरीके से रिएक्ट करते हैं: पैनिक करना, फ्रीज हो जाना, भाग जाना, डर को दबा देना। ये चारों रिएक्शंस हमें डर का सही इस्तेमाल करने से रोकते हैं। फियर को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं? जे 4 स्टेप्स बताते हैं। 1, फियर को एक्नॉलेज करो। खुद से कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। फियर और पेन अटेंशन मांगते हैं। 2, फियर को रेट करो। अपनी डर को 0 से 10 तक स्कोर दो, इससे सिचुएशन रियलिस्टिक लगने लगती है। 3, फियर पैटर्न समझो। खुद से पूछो, मुझे ये डर कब महसूस होता है? अपनी डर को डीपली समझो। 4, डिटैच हो जाओ। हर डर किसी अटैचमेंट से जुड़ा होता है: स्टेटस, मनी, प्रेस्टीज, अप्रूवल, रिलेशनशिप। जब हम किसी चीज को परमानेंटली पकड़ कर रखना चाहते हैं तभी डर पैदा होता है। लॉयर वाली कहानी। एक महिला लॉयर अपना करियर बदलना चाहती थी लेकिन डर रही थी। जे ने पूछा, असल में तुम किस बात से डर रही हो? धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसका असली डर फेलियर नहीं था, उसे डर था कि लोग उसे कम केपेबल समझेंगे। यही उसके फियर की जड़ थी। जब उसने प्रेस्टीज से डिटैच होना सीखा तब वो नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाई। अटैचमेंट ऑडिट करो। खुद से पूछो, मैं क्या खोने से डरता हूं? फिर लिस्ट बनाओ: लुक्स, मनी, स्टेटस, अप्रूवल, रिलेशनशिप्स। अब एक्सेप्ट करो, इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब कंट्रोल छोड़ते हैं तब फ्रीडम महसूस होने लगती है। कंक्लूजन, फियर से भागो मत, उसे पहचानो, समझो, उसकी जड़ तक जाओ, फिर अटैचमेंट छोड़ो। तब जिंदगी हल्की, शांत और ज्यादा फ्री महसूस होगी। मुख्य आइडिया 4, अच्छे इंटेंशंस विकसित करो। जब माइंड, हार्ट और डिटर्मिनेशन एक साथ काम करते हैं तब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। ऋग्वेदा। मोटिवेशन के 4 लेवल्स। हमारे एक्शंस हमें खुशी देंगे या नहीं, ये हमारी इंटेंशन पर डिपेंड करता है। बुक के अनुसार मोटिवेशन के 4 स्तर होते हैं: फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। जे कहते हैं कि सबसे पावरफुल मोटिवेशन लव है, क्योंकि वही हमें इनर पीस और फुलफिलमेंट देता है। फिर हमें बीमारी, गरीबी और मौत जैसी नेगेटिव चीजों से डराकर चलाता है। डर एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है जो हमें किसी समस्या के बारे में अलर्ट करता है, लेकिन ये लंबे समय तक मोटिवेशन नहीं दे सकता। अगर हम बहुत समय तक फेयर के आधार पर जीते हैं तो या तो हम पैनिक में आ जाते हैं या पूरी तरह रुक जाते हैं। डिजायर, इच्छा। डिजायर मतलब वेल्थ, सक्सेस और प्लेजर जैसी चीजों से पर्सनल ग्रेटिफिकेशन पाना। लेकिन जे शेट्टी कहते हैं कि ये सब इल्यूजन्स हैं, ये हमें असली हैप्पीनेस नहीं देते। वो समझाते हैं कि हमें असल में किसी चीज की इच्छा नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की इच्छा होती है जो हमें लगता है कि वो चीज देगी। लेकिन मटीरियल चीजें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सच्ची हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आती है माइंड को मास्टर करने से, सोल से कनेक्ट होने से। सक्सेस मतलब पैसा कमाना, रिस्पेक्ट पाना और अचीवमेंट्स हासिल करना। हैप्पीनेस मतलब खुद के बारे में अच्छा महसूस करना, गहरे रिश्ते बनाना और दुनिया को बेहतर बनाना। जे शेट्टी।
ड्यूटी और लव। ड्यूटी मतलब ग्रैटिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही काम करने की भावना। लव मतलब दूसरों की केयर करना और उनकी मदद करना। ड्यूटी और लव हमें पर्पस और मीनिंग देते हैं और यही असली हैप्पीनेस की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल, एक माँ अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए रात भर जाग सकती है क्योंकि उसे अपने बच्चे से प्यार है, लेकिन अगर वही इंसान किसी ऐसी जॉब के लिए रात भर जागे जिसे वो हेट करता है तो उसे बहुत दुख होगा। यानी काम नहीं, उसके पीछे की भावना ज़्यादा मायने रखती है। द वाई लैडर। जे कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं के पीछे की असली वजह समझनी चाहिए। इसके लिए वो वाई लैडर टेक्निक बताते हैं। बार बार खुद से पूछो वाई। एग्जाम्पल, मुझे अमीर बनना है। वाई? ताकि मुझे पैसे की चिंता न करनी पड़े। वाई? क्योंकि मैं ड्रीम वेकेशंस अफोर्ड नहीं कर पाता। वाई? क्योंकि सोशल मीडिया पर सब लोग एग्जॉटिक ट्रिप्स पर जाते दिखते हैं। वाई? क्योंकि उनकी लाइफ मेरी लाइफ से ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। अब असली कारण सामने आया। मैं अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस बनाना चाहता हूँ। यानी आपकी असली इच्छा पैसा नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट और एडवेंचर थी। अब आपको समझ आता है कि एडवेंचर के लिए ज़रूरी नहीं कि करोड़पति बनो। सीड्स लगाओ, वीड्स नहीं। जे कहते हैं लव, कंपैशन, सर्विस ये सीड्स की तरह हैं। ये बड़े पेड़ बनते हैं और सबको शेल्टर और फल देते हैं। लेकिन ईगो, ग्रीड, एनवी, एंगर, प्राइड, कंपटीशन ये वीड्स यानी खरपतवार की तरह हैं। शुरुआत में नॉर्मल लगते हैं लेकिन बाद में नुकसान करते हैं। सिर्फ इंटेंशन नहीं, एक्शन भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई अच्छा गोल चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, लेकिन फ़र्क ये है, अगर आप सिर्फ रिजल्ट से ऑब्सेस्ड हो तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो तो खुशी मिलेगी। प्योर इंटेंशंस। हमारी इंटेंशंस हमेशा 100% प्योर नहीं होती। मान लो आपने चैरिटी की, 88% लोगों की मदद के लिए, 8% खुद अच्छा फील करने के लिए, 4% दोस्तों के साथ फन करने के लिए। जे कहते हैं कि जितनी इंटेंशंस प्योर होंगी उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। निष्कर्ष, फेयर और डिजायर टेम्पररी मोटिवेटर्स हैं। ड्यूटी और लव लास्टिंग हैप्पीनेस देते हैं। अपनी इच्छाओं की जड़ तक जाओ, अच्छे इंटेंशंस के सीड्स लगाओ, प्रोसेस को एंजॉय करो। जितनी प्योर आपकी इंटेंशंस होंगी उतनी ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी। मुख्य आइडिया 5, अपना पर्पस और धर्मा खोजो। तुम्हारा पैशन तुम्हारे लिए है, तुम्हारा पर्पस दूसरों के लिए है। जे शेट्टी बताते हैं, धर्मा बराबर पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस। यानी जो काम तुम्हें पसंद हो, जिसमें तुम अच्छे हो और जिससे दूसरों को फायदा हो, वही तुम्हारा धर्मा है। जब हम अपने टैलेंट और पैशन का इस्तेमाल दुनिया की ज़रूरत पूरी करने में करते हैं तब हमें असली फुलफिलमेंट मिलता है। कुछ लोग अपनी जॉब में अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं होती। कुछ लोग पैशन फॉलो करते हैं लेकिन दुनिया को उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर इनमें से कोई भी हिस्सा मिसिंग हो तो हम अपने धर्मा में नहीं जी रहे। जब तुम्हारी नेचुरल टैलेंट्स और पैशंस दुनिया की ज़रूरत से जुड़ जाते हैं तब तुम अपने धर्मा में जी रहे होते हो। जे शेट्टी। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ पोटेंशियल। जे पोटेंशियल के 4 क्वाड्रेंट्स बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट 2, जिसमें आप अच्छे भी हो और जिसे आप प्यार भी करते हो। गोल ये होना चाहिए कि धीरे धीरे अपनी एनर्जी इसी क्वाड्रेंट में ले जाओ। खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है? क्या तुम अपनी जॉब से प्यार करते हो? क्या तुम उसमें अच्छे हो? क्या लोगों को तुम्हारे काम की जरूरत है? क्या तुम्हारा पैशन जॉब के बाहर है? क्या तुम उसे करियर बनाना चाहते हो? क्या तुम उसे अपने करंट काम में जोड़ सकते हो? क्वाड्रेंट 1, अच्छे हो लेकिन पैशन नहीं। अगर आप किसी काम में अच्छे हो लेकिन उसे प्यार नहीं करते तो जरूरी नहीं कि तुरंत करियर बदलो। आप अपने वर्क प्लेस में पैशन ला सकते हो, हॉबीज में पैशन ढूंढ सकते हो, काम को नए नजरिए से देख सकते हो। हॉस्पिटल स्टाफ एग्जाम्पल। कुछ हॉस्पिटल क्लीनर्स अपने काम को बोरिंग मानते थे, लेकिन कुछ लोग उसे मीनिंगफुल मानते थे क्योंकि वो लोनली पेशेंट से बात करते थे, बुजुर्ग विजिटर्स की मदद करते थे, रूम्स को बेहतर बनाते थे। उन्होंने खुद को सिर्फ क्लीनर्स नहीं बल्कि हीलर समझा, यानी पर्सपेक्टिव बदलने से काम मीनिंगफुल बन गया। क्वाड्रेंट 3, ना अच्छे हो ना पसंद है। ऐसे काम अवॉइड करो। अगर पॉसिबल हो तो डेलीगेट करो, किसी से टास्क्स एक्सचेंज करो। हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है। क्वाड्रेंट 4, पसंद है लेकिन अच्छे नहीं हो तो स्किल इंप्रूव करो। पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो, रोज थोड़ा सीखो। कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल होती है। जय का एग्जाम्पल। जब जय ने वीडियोस बनाना शुरू किया, उन्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, तो वो रोज 5 घंटे प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे वही उनकी स्ट्रेंथ बन गई। वैदिक पर्सनालिटी टाइप्स। जय 4 पर्सनालिटी टाइप्स बताते हैं, गाइड, लीडर, क्रिएटर, मेकर। हर टाइप जरूरी है, कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं। जैसे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, वैसे ही सोसाइटी भी अलग अलग लोगों से मिलकर चलती है। निष्कर्ष, अपना पैशन पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, उसे दुनिया की जरूरत से जोड़ो। यही आपका धर्मा है और धर्मा में जीना ही सबसे गहरी फुलफिलमेंट देता है। मुख्य विचार 6, अपनी रूटीन्स और हैबिट्स को बेहतर बनाओ।
हमें सलाह देते हैं कि हम जानबूझकर अच्छी हैबिट्स बनाएं और इसके लिए लोकेशन यानी जगह और टाइम का सही इस्तेमाल करें। खास तौर पर वे कहते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत और अंत को कंट्रोल करना चाहिए, यानी एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन बनानी चाहिए। एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन पूरे दिन की डायरेक्शन तय करती है और एक सफल सुबह की शुरुआत होती है पिछली रात से। अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोना सीखना होगा। मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन के लिए जे की सलाह। थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। हर दिन किसी इंसान, जगह या चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करो, उसे सोचो, लिखो और किसी से शेयर भी करो। इनसाइट, कोई अच्छी बुक पढ़ो या पॉडकास्ट सुनो। मेडिटेशन, 15 मिनट अकेले बैठो, ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन या मंत्रा चैंटिंग करो। एक्सरसाइज, हल्की स्ट्रेचिंग से लेके जिम वर्कआउट तक कुछ भी करो। इवनिंग रूटीन के लिए टिप्स। सोने के कपड़े अलग रखो, दिन के कपड़े दिन की एनर्जी लेकर आते हैं, इसलिए स्लीपवेयर अलग होना चाहिए। अगली सुबह के छोटे डिसीजंस रात में ही कर लो, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, सुबह क्या करना है। छोटे डिसीजंस भी मेंटल एनर्जी खर्च करते हैं। अच्छे थॉट्स के साथ सो। जिस इमोशन के साथ आप सोते हो अक्सर उसी इमोशन के साथ सुबह उठते हो। जल्दी उठने के लिए 2 वीक प्लान। वीक 1, सिर्फ 15 मिनट पहले उठो, उठते ही फोन मत देखो, मॉर्निंग रूटीन का जितना हो सके उतना हिस्सा करो। वीक 2, अब 15 मिनट और पहले उठो, अब आपके पास सुबह के 30 मिनट होंगे। धीरे धीरे ये रूटीन नेचुरल बन जाएगी। लोकेशन हैज़ एनर्जी, टाइम हैज़ मेमोरी। जे कहते हैं कि हर जगह की अपनी एनर्जी होती है और हर समय की अपनी मेमोरी। लोकेशन का असर। एक जगह सिर्फ एक काम के लिए यूज करो, जैसे बेड सिर्फ सोने के लिए, डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने के लिए, वर्क डेस्क सिर्फ काम के लिए। अगर घर छोटा भी हो तब भी कमरे के अलग अलग कोनों को अलग कामों के लिए डिफाइन किया जा सकता है। टाइम का असर। हर काम को रोज लगभग एक ही समय पर करो, इससे हैबिट बनाना आसान हो जाता है। नई हैबिट्स को पुरानी हैबिट से जोड़ो। उदाहरण, जे की एक दोस्त योगा शुरू करना चाहती थी, उसने योगा मैट अपने बेड के पास रख दिया। सुबह उठते ही वह सीधे मैट पर योगा करने लगती थी। मल्टीटास्किंग सच में काम नहीं करती। स्टडीज बताती हैं कि इंसान असली मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। हम सिर्फ बहुत तेजी से टास्क स्विच करते हैं। मोमेंट में ये अच्छा लगता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी घटती है, बर्नआउट बढ़ता है, फोकस टूटता है। जब हम डीप फोकस में काम करते हैं हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और अंदर से ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। मुख्य विचार 7, माइंड को मास्टर करो। हम अपने थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। असल सेल्फ सूरज की तरह हमेशा मौजूद रहती है। जे शटी। मंकी माइंड वर्सेस मंक माइंड। जे कहते हैं कि हमारे अंदर अलग अलग आवाजें होती हैं। मंकी माइंड, बेचैन, इंपल्सिव, अटेंशन चाहने वाला, डर और डिस्ट्रैक्शन से भरा। मंक माइंड, शांत, मैच्योर, फोकस्ड, वाइज। मंकी माइंड को दुश्मन मत समझो, उसे एक कोलैबोरेटर की तरह देखो। अपने माइंड से बात करो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से भरे हुए पैटर्न्स पर चलता है। उदाहरण, अगर कोई कहे आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो सबकॉन्शियस तुरंत बोल सकता है नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा। इन पैटर्न्स को बदलने के लिए हमें अपने माइंड से कॉन्शियसली बात करनी होगी। नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करो। इंस्टेड ऑफ मैं ये नहीं कर सकता से मैं ये कर सकता हूं अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सीखूं। इंस्टेड ऑफ मैं इसमें खराब हूं से मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ मैं अगली हूं से मैं खुद को हेल्दी और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ मैं सब हैंडल नहीं कर सकता से मैं प्रायोरिटीज तय कर रहा हूं और एक एक काम पूरा कर रहा हूं। डिटैचमेंट की ताकत। जे कहते हैं डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि कोई चीज आपको ओन ना करे। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के तरीके। कुछ समय के लिए टीवी छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, स्वीट्स या अल्कोहल छोड़ दो, गॉसिप और कंप्लेनिंग बंद करो, फिजिकल चैलेंज लो, मेडिटेशन करो, स्पॉट स्टॉप स्वैप फिर से यूज करो। स्पॉट, नोटिस करो कि आप कब बिना वजह फोन चेक करते हो, क्या कारण है। बोर्डम, लोनलीनेस, फोमो, लेजीनेस। स्टॉप, खुद से पूछो मुझे कितना स्क्रीन टाइम चाहिए। स्वैप, उस बिहेवियर को किसी बेटर एक्टिविटी से रिप्लेस करो। मेडिटेशन, रीडिंग, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस, एक्सरसाइज। माइंड को रोज साफ करना जरूरी है। जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही माइंड को भी डेली क्लीनिंग चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें रीफ्रेम करो, माइंड को काम और प्योर बनाओ। धीरे धीरे आपका माइंड शांत, फोकस्ड और पावरफुल बनने लगेगा। मुख्य विचार 8, ईगो नहीं सेल्फ एस्टीम बनाओ। अगर आप खुद से संतुष्ट हो तो आपको किसी और को अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जय शेट्टी। ईगो की समस्या। ईगो कई तरह से हमारी जिंदगी खराब करता है। ये हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है, जिससे ट्रस्ट टूटता है। ये लोगों के बीच फॉल्स हायरार्की बनाता है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन और अनकाइंडनेस बढ़ती है। ये जजमेंट पैदा करता है, जिससे हमारा कैरेक्टर खराब होता है। ये एरोगेंस पैदा करता है, जिससे लर्निंग और ग्रोथ रुक जाती है। आउटसाइड पर्सोना वर्सेस रियल सेल्फ। जय कहते हैं कि पहले ये समझो कि जब आप अकेले होते हो तब कैसे बिहेव करते हो, और जब लोग आपको जज कर रहे हों तब कैसे बिहेव करते हो। अगर इन दोनों में बड़ा फर्क है तो इसका मतलब है कि आप ईगो से चल रहे हो और आपको सेल्फ एस्टीम, सच्चा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। फेक कॉन्फिडेंस वर्सेस रियल कॉन्फिडेंस।
दिखावटी कॉन्फिडेंस बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही एनर्जी अगर प्रैक्टिस और ग्रोथ में लगाओ तो असली कॉन्फिडेंस बन सकता है। ह्यूमिलिटी बनाओ। जय बताते हैं कि ईगो वाले लोग दूसरों के किए बुरे काम याद रखते हैं और अपने किए अच्छे काम, लेकिन मंक्स इसका उल्टा करते हैं। वे याद रखते हैं कि उन्होंने दूसरों के साथ क्या गलत किया और ये भी कि दूसरों ने उनके लिए क्या अच्छा किया। इससे ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड आती है। मंक्स कैसे सोचते हैं? वे अपने अच्छे काम भूल जाते हैं और दूसरों की गलतियां माफ कर देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जो कुछ उनके पास है वो लाइफ ने दिया है। ईगो से डिटैच होना सीखो। याद रखो, तुम अपनी अचीवमेंट्स नहीं हो, तुम अपनी जॉब नहीं हो, तुम अपनी ब्यूटी या पोजेशंस नहीं हो। ये सब टेम्पररी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। जब हम इम्पर्मानेंस को समझते हैं तब हम ज़्यादा ग्रेटफुल और फ्री महसूस करते हैं। ईगो छोड़ने के मौके। 1. जब कोई इंसल्ट करे, उस इंसान की नेगेटिविटी को बड़े पर्सपेक्टिव से देखो। 2. जब कोई कॉम्प्लीमेंट दे, अपने टीचर्स और सपोर्टर्स के लिए ग्रेट फ्रेंड बनो। 3. पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट में कभी कभी हार जाओ, दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव समझो, एक दिन बाद देखो कैसा महसूस होता है। 4. दूसरों से कंपटीशन मत करो। अगर कोई अपनी अचीवमेंट बताए तो जेन्युइनली खुश हो जाओ, अपनी अचीवमेंट्स बीच में मत डालो। ह्यूमिलिटी का उदाहरण। चिल्ड्रंस राइट्स एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी से पूछा गया कि नोबेल पीस प्राइज जीतने पर उनका पहला रिएक्शन क्या था। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि क्या मैंने सच में इतना किया है कि मुझे ये अवार्ड मिले। यही असली ह्यूमिलिटी है। असली ग्रेटनेस क्या है? सच्ची महानता तब है जब आप अपनी अचीवमेंट्स का इस्तेमाल दूसरों को सिखाने में करो और वे लोग आगे दूसरों को सिखाएं। जय शेट्टी। मुख्य विचार 9, बार बार स्पेसिफिक और डीप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अगर आप दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं। जय शेट्टी। ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है? स्टडीज बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड मेंटल हेल्थ बेहतर करती है, रिलेशनशिप्स मजबूत करती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, फुलफिलमेंट देती है। जब हम ग्रेटफुल महसूस करते हैं हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे ग्रैटिट्यूड की हैबिट बनने लगती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। ग्रैटिट्यूड का असली मतलब, ग्रैटिट्यूड सिर्फ पैसे या बड़ी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना नहीं है। हम अप्रिशिएट कर सकते हैं अपना खाना, अपने रिश्ते, अपनी सीख, पास्ट स्ट्रगल्स, क्योंकि हार्डशिप्स भी हमें ग्रो करती हैं। नेगेटिव देखने की आदत। जय बताते हैं कि हम बचपन से नेगेटिव चीज़ें नोटिस करना सीखते हैं। एक बार उनके मंक टीचर ने क्लास से पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लाइफ में अनफेयर लगी? सबने बैड लक, अनफेयर ट्रीटमेंट, दुखद घटनाएं बताई। फिर टीचर ने कहा, तुम में से किसी ने भी उन ब्लेसिंग्स के बारे में बात नहीं की जो तुम्हें बिना डिजर्व किए मिल गई। जय की चाइल्डहुड मेमोरी। जय को बचपन की एक घटना याद आई। उन्होंने इंडिया की स्लम्स में एक लड़की को कूड़े में खाना ढूंढते देखा। जब लड़की ने हाथ बाहर निकाले तो उसके हाथ ही नहीं थे। बाद में होटल में उन्होंने लोगों को खाने की शिकायत करते देखा, जबकि उनके पास दर्जनों ऑप्शंस थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने फॉर्चुनेट हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। जय सलाह देते हैं कि एक हफ्ते तक हर रात 5 मिनट निकाल कर लिखो आज आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। धीरे धीरे माइंड नेगेटिविटी से ग्रैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। बोनस, देखो कि ग्रैटिट्यूड जर्नल वाले हफ्ते में आपकी स्लीप कितनी बेहतर हुई। दूसरों को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जब थैंक यू बोलो तो स्पेसिफिक बनो। सिर्फ पार्टी बहुत अच्छी थी मत कहो, बल्कि इतनी मेहनत से पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक यू। आइस ब्रेकर एक्टिविटीज बहुत मजेदार थी और मैश पोटैटोज अमेजिंग थे। वॉलंटियर करो और दूसरों की मदद करो। जब हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं हमारी पर्सपेक्टिव बड़ी होती है, स्ट्रेस, एंगर और एनवी कम होते हैं, वेलबींग बढ़ती है। स्टडीज़ भी दिखाती हैं कि वॉलंटियरिंग डिप्रेशन कम करती है। मुख्य विचार 10, रिलेशनशिप्स को ट्रस्ट और कनेक्शन से मजबूत बनाओ। दुनिया के साथ दोस्ती करना और पूरी मानवता को एक परिवार मानना ही गोल्डन वे है। गांधी। लव बिना एक्सपेक्टेशन के दो। जय बताते हैं कि जब वे आश्रम में थे तो उन्हें लगता था कि वे दूसरों को बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन लोग उतना प्यार वापस नहीं दे रहे। उन्होंने अपने टीचर से कहा, मैं सबका ध्यान रखता हूं लेकिन लोग मेरे लिए ऐसा नहीं करते। टीचर ने क्या कहा? टीचर ने पूछा, तुम प्यार क्यों दे रहे हो? मतलब अगर हम प्यार सिर्फ रिटर्न पाने के लिए दे रहे हैं तो वो सेल्फलेस लव नहीं है। फिर टीचर ने कहा, जो एनर्जी तुम देते हो, चाहे प्यार हो या काइंडनेस, वो किसी ना किसी रूप में वापस आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी इंसान से आए। एक्सपेक्टेशंस की समस्या। हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें प्यार नहीं देते, और जो लोग हमें प्यार देते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जय कहते हैं, वे परेशान हो जाते थे जब कोई उनका कॉल वापस नहीं करता था, लेकिन उसी समय उनकी माँ सोच रही होती थी, काश मेरा बेटा मुझे कॉल करे। रिलेशनशिप्स में क्लियर एक्सपेक्टेशन ज़रूरी हैं। अगर हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या चाहिए तो हम गलत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ट्रस्ट के 4 टाइप्स। कंपीटेंस, क्या उस इंसान के पास सही स्किल और नॉलेज है? केयर, क्या वो सच में आपका भला चाहता है? कैरेक्टर, क्या उसका मॉरल कंपस मजबूत है? कंसिस्टेंसी, क्या वो ज़रूरत के समय आपके साथ रहता है? हर इंसान हर रोल के लिए परफेक्ट नहीं होता। उदाहरण, जय की माँ केयरिंग है लेकिन करियर एडवाइस नहीं दे सकती। उनके मंक टीचर स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकते हैं लेकिन बिजनेस एडवाइस नहीं। हर रिश्ता हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। कोई एक इंसान आपकी पूरी दुनिया नहीं बन सकता। ओनली यू कैन बी योर एवरीथिंग। लोग हमारी ज़िंदगी में कितने समय के लिए आते हैं? जीन डोमिनिक मार्टिन ने कहा, लोग आपकी ज़िंदगी में रीज़न, सीज़न या लाइफ टाइम के लिए आते हैं। रीज़न, कुछ लोग किसी खास पर्पस के लिए आते हैं।
सीजन, कुछ लोग लाइफ के एक फेज तक साथ रहते हैं। लाइफ टाइम, बहुत कम लोग लाइफ टाइम के लिए होते हैं। फैमिली, लाइफ पार्टनर। ट्रस्ट के 4 लेवल्स। न्यूट्रल ट्रस्ट, सिर्फ चार्म या लुक्स की वजह से ट्रस्ट करना। कंट्रैक्चुअल ट्रस्ट, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा। म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों जानते हैं कि फ्यूचर में भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्योर ट्रस्ट, कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे। मुख्य विचार 8, सेल्फ एस्टीम बनाओ, ईगो नहीं। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं तो आपको किसी को अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जय शेट्टी। ईगो कई तरीकों से नुकसान करता है। ये हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है, जिससे ट्रस्ट टूटता है। ये नकली हायरार्की बनाता है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन और दूरी पैदा होती है। ये जजमेंट बढ़ाता है, जिससे कैरेक्टर कमजोर होता है। ये एरोगेंस पैदा करता है और सीखने व ग्रोथ को रोकता है। जय कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने बाहर वाले पर्सनालिटी और अपने असली सेल्फ के बीच का फर्क समझना चाहिए। इसके लिए सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तब कैसे बिहेव करते हैं, और जब लोग आपको जज कर रहे होते हैं या इम्प्रेस करना होता है तब कैसे बिहेव करते हैं। अगर दोनों में बहुत फर्क है तो इसका मतलब है कि आपको ईगो कम करके असली सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ एस्टीम बनानी होगी। असल कॉन्फिडेंस पाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही एनर्जी फेक कॉन्फिडेंस दिखाने में भी लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक टेम्पररी है और दूसरा रियल। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता विकसित करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए जो अच्छा किया उसे याद रखते हैं और दूसरों ने जो बुरा किया उसे भी याद रखते हैं। यही ईगो है। लेकिन मंक्स उल्टा करते हैं। वे याद रखते हैं कि उन्होंने दूसरों के साथ कहाँ गलत किया, और ये भी याद रखते हैं कि दूसरों ने उनके लिए क्या अच्छा किया। इससे वे हम्बल और ग्रेटफुल बने रहते हैं। वे अपने अच्छे कामों का क्रेडिट भी नहीं पकड़ते। उनका मानना है कि जो कुछ भी उनके पास है वो लाइफ ने दिया है, इसलिए उसे आगे बांटना आसान होता है। ईगो से डिटैच होना सीखो। याद रखो, आप अपनी अचीवमेंट्स नहीं हो। आपका जॉब आपका असली आइडेंटिटी नहीं है। पोजेशंस, यूथ, ब्यूटी सब टेम्पररी हैं। ये सब एक दिन चला जाएगा। जब हम सच में इम्पर्मनेंट समझ लेते हैं तब ग्रैटिट्यूड और फ्रीडम महसूस होती है। ईगो छोड़ने के मौके पहचानो। 1. जब कोई इंसल्ट करे, उस व्यक्ति की नेगेटिविटी को बड़े पर्सपेक्टिव से देखो। 2. जब कोई कॉम्प्लीमेंट दे, अपने टीचर्स और हेल्पर्स के लिए ग्रेटफुल रहो। 3. पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो, दूसरे व्यक्ति का साइड समझने की कोशिश करो। कभी कभी हार जाना रिलेशनशिप के लिए बेहतर होता है। 4. दूसरों से कम्पीट मत करो। अगर कोई अपनी अचीवमेंट बताए तो जेन्युइनली खुश हो जाओ, तुरंत अपनी अचीवमेंट्स बताने मत लगो। एक उदाहरण, कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने हजारों बच्चों की मदद की, जब उन्हें 2014 का नोबेल पीस प्राइज मिला तो उनका पहला रिएक्शन था, क्या मैंने सच में इतना किया है कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए? यही असली ह्यूमिलिटी है। असली महानता क्या है? सच्ची ग्रेटनेस तब होती है जब आप अपनी अचीवमेंट्स का इस्तेमाल दूसरों को सिखाने के लिए करते हो और वे लोग आगे दूसरों को सिखाते हैं। जय शेट्टी। मुख्य विचार 9, बार बार स्पेसिफिक और ब्रॉड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जब आप दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हो तो आपका ध्यान अपॉर्चुनिटीज पर जाता है, ऑब्स्टिकल्स पर नहीं। रिसर्च बताती है कि ग्रैटिट्यूड मेंटल हेल्थ बेहतर बनाती है, रिलेशनशिप्स मजबूत करती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, फुलफिलमेंट महसूस कराती है। जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हम और ग्रैटिट्यूड महसूस करना चाहते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ पैसों की वैल्यू नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है चीज़ों की वैल्यू समझना, चाहे उनका मॉनेटरी वैल्यू कुछ भी हो। जैसे खाने के लिए थैंकफुल होना, किसी मुश्किल एक्सपीरियंस से मिली सीख के लिए ग्रेटफुल होना। हम नेगेटिव सोचने के लिए ट्रेंड हैं। एक बार जय के मंक टीचर ने क्लास से पूछा, अपने जीवन की ऐसी घटना याद करो जो तुम्हें अनफेयर लगी। सबने बैड लक और अनफेयर ट्रीटमेंट की बातें बताईं। फिर टीचर बोले, तुम में से किसी ने भी उन ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं बताया जो तुम्हें बिना कमाए मिली। ये बात जय को बहुत गहराई से लगी। भारत की एक घटना जिसने जय की सोच बदल दी। जय ने बचपन में इंडिया की स्लम्स में एक लड़की को गार्बेज बिन में खाना ढूंढते देखा। जब उसने हाथ बाहर निकाले तो जय ने देखा कि उसके हाथ ही नहीं थे। बाद में उसी दिन होटल रेस्टोरेंट में लोगों को खाने की शिकायत करते देखा, जबकि उनके पास दर्जनों ऑप्शंस थे। तब जय को एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ है वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। जे सलाह देते हैं कि 1 हफ्ते तक हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालो और लिखो कि आज किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। धीरे धीरे आपका माइंड ग्रैटिट्यूड पर फोकस करना सीख जाएगा। ग्रैटिट्यूड स्पेसिफिक होनी चाहिए। सिर्फ ये मत कहो पार्टी बहुत अच्छी थी, बल्कि कहो तुमने जो मेहनत करके पार्टी ऑर्गेनाइज की वो अमेजिंग थी। आइस ब्रेकर एक्टिविटीज और मैश पोटैटोज मुझे बहुत पसंद आए। स्पेसिफिक ग्रैटिट्यूड ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरों की मदद करो। वॉलंटियरिंग और सर्विस करने से ग्रैटिट्यूड बढ़ती है, डिप्रेशन कम होता है, पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। जब हम दूसरों की स्ट्रगल्स देखते हैं तो अपनी लाइफ के लिए अप्रिसिएशन बढ़ती है। मुख्य विचार 10,
रिलेशनशिप्स को ट्रस्ट और कनेक्शन से मजबूत बनाओ। पूरी दुनिया को अपना परिवार मानो। गांधी जे बताते हैं कि आश्रम में सभी लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। एक समय जे को लगा कि मैं सबको बहुत प्यार देता हूं, लेकिन मुझे वही प्यार वापस नहीं मिल रहा। तब उनके टीचर ने पूछा, तुम प्यार क्यों दे रहे हो? मतलब अगर हम प्यार इसलिए देते हैं कि बदले में कुछ मिले तो वो प्यार नहीं, सेल्फिशनेस है। टीचर ने आगे कहा, जो एनर्जी तुम दुनिया में भेजते हो, प्यार, काइंडनेस, एंगर, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी इंसान से लौटे जिसे तुमने दिया था। ये सुनकर जे को एहसास हुआ कि हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें प्यार नहीं देते, लेकिन जो लोग सच में हमें प्यार करते हैं उनकी वैल्यू नहीं समझते। क्लियर एक्सपेक्टेशन जरूरी है। अगर हमें खुद नहीं पता कि रिलेशनशिप से क्या चाहिए तो हम गलत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जे ट्रस्ट के 4 प्रकार बताते हैं। कंपीटेंस, क्या उस व्यक्ति के पास सही नॉलेज और स्किल्स हैं? केयर, क्या वो सच में आपका भला चाहता है? कैरेक्टर, क्या उसका मॉरल कंपास मजबूत है? कंसिस्टेंसी, क्या वो जरूरत पड़ने पर आपके साथ रहता है? हर इंसान हर रोल नहीं निभा सकता। जैसे कोई इमोशनल सपोर्ट दे सकता है लेकिन करियर एडवाइस नहीं, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकता है लेकिन बिजनेस हेल्प नहीं। इसलिए एक इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट मत करो। लोग हमारी जिंदगी में अलग अलग रीजन से आते हैं। जीन डोमिनिक मार्टिन ने कहा, कुछ लोग रीजन के लिए आते हैं, कुछ सीजन के लिए और कुछ लाइफ टाइम के लिए। कुछ लोग टेम्पररी लेसन्स देने आते हैं, कुछ एक फेज तक साथ रहते हैं और कुछ लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ये समझना जरूरी है। ट्रस्ट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रस्ट, प्रॉमिसेस निभाओ। म्यूचुअल ट्रस्ट, लोगों की मदद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। प्योर ट्रस्ट, जब कोई मुश्किल में हो या गलती करे तब भी उसके साथ खड़े रहो। अट्रैक्शन और डीप कनेक्शन में फर्क। लोग आमतौर पर 5 कारणों से अट्रैक्ट होते हैं: फिजिकल लुक्स, मनी, पावर, सक्सेस, इंटेलिजेंस, इमोशनल कनेक्शन, स्पिरिचुअल वैल्यूज। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन पर टिकती है। टाइम नहीं, एनर्जी जरूरी है। जे कहते हैं, आप किसी के साथ 1 घंटा बिताकर भी सिर्फ 10 मिनट की एनर्जी दे सकते हो। इसलिए फोन दूर रखो, डीप कॉन्वर्सेशंस करो, लोगों को पूरी अटेंशन दो। यही रियल कनेक्शन है। मंत्रा मेडिटेशन, मंत्रा ध्यान। जय 3 पावरफुल मंत्रास बताते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन आप YouTube पर आसानी से सुन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तत्सत, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इन मंत्रास का मतलब और उपयोग। 1. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्रा का उपयोग यूनिवर्स से कनेक्शन महसूस करने, गाइडेंस पाने और इनर विजडम जगाने के लिए किया जाता है। 2. ओम तत्सत। ये मंत्रा इंपॉर्टेंट काम शुरू करने से पहले इंटेंशंस को प्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। 3. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इसका अर्थ है सभी जीव सुखी रहें। ये मंत्रा सभी लिविंग बींग्स के लिए लव, काइंडनेस और कंपैशन एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है। अगर स्पिरिचुअल मंत्रा नहीं बोलना चाहते तो आप एफर्मेशंस भी यूज कर सकते हैं, यानी ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आपको इंस्पायर करें। कुछ उदाहरण: एट योर ओन पेस, इन योर ओन टाइम, दिस टू शैल पास, लिव एवरीथिंग, दिस मोमेंट इज योर्स। जय का रेकमेंडेड एफर्मेशन: आई एम हैप्पी अबाउट हु आई एम बिकमिंग, I am open to all opportunities and possibilities. I am worthy of real love. I am ready to serve with all I have. Daily meditation practice. जय रेकमेंड करते हैं कि हर व्यक्ति की डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए। शुरुआत में सुबह 21 मिनट से शुरू करें। 7 मिनट्स ब्रीदिंग, 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन, 7 मिनट्स मंत्रा मेडिटेशन। बाद में इसे मॉर्निंग और नाइट दोनों समय किया जा सकता है। मेडिटेशन में सक्सेस कैसे मेजर करें? जय कहते हैं, रिजल्ट ढूंढने की कोशिश मत करो, बस लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप 4 to 12 वीक्स तक कंसिस्टेंसी रखें तो धीरे धीरे बदलाव दिखने लगेंगे। पॉसिबल चेंजेस: मेडिटेशन मिस होने लगेगी अगर ना करो। माइंड की अवेयरनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल और इनर मास्टरी आएगी। माई ओन एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव। मैं 2017 से जय शेट्टी का कंटेंट फॉलो कर रहा हूं। उनकी बहुत सारी बातें मैंने पहले वीडियोस और पॉडकास्ट में भी सुनी थी। उनकी खास बात यह है कि वे प्रैक्टिकल और इजी टू अप्लाई एडवाइस देते हैं। 1. अपनी आइडेंटिटी क्लियर करो और धर्मा जियो। ये एडवाइस मैंने बहुत लोगों से सुनी है और यही इसकी यूनिवर्सैलिटी दिखाती है। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि लाइफ में सच में इंपॉर्टेंट क्या है, तब तक हम दूसरों के वैल्यूज के पीछे भागते रहेंगे। यूनिवर्सिटी लाइफ और मनी का चेस। मैंने खुद महसूस किया कि यूनिवर्सिटी के दौरान मैं पैसा, प्रेस्टीज, स्टेटस, इन चीजों के पीछे भाग रहा था। बाद में समझ आया कि ये वैल्यूज बिजनेस स्कूल एनवायरनमेंट ने मेरे अंदर डाली थी। जब मैंने पर्पस, फुलफिलमेंट और सर्विस के बारे में सीखना शुरू किया, तब रियलाइज हुआ कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है। करियर चेंज जिसने लाइफ बदल दी। पहले मेरा कॉर्पोरेट करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन अंदर से वो सही नहीं लग रहा था। हमेशा ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रेस्टीज का प्रेशर बना रहता था। बाद में मुझे क्लैरिटी मिली कि मेरी स्ट्रेंथ टीचिंग और विजडम शेयर करने में है। जब मैंने टीचर बनना चुना जो मेरी रियल वैल्यूज से मैच करता था, तब मेरी लाइफ में ज्यादा एनर्जी, पीस और मीनिंग आया। 2. सेल्फ एस्टीम बनाओ, ईगो नहीं।
जब मैंने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस छोड़कर अपने वैल्यूज के अनुसार जीना शुरू किया तब कंपैरिजन कम हो गया। पहले मैं लोगों से कंपेयर करता था, लुक्स, वेल्थ, स्टेटस, लेकिन अब मैं काइंडनेस और इक्वालिटी को वैल्यू करता हूं। जब फोकस काइंडनेस पर होता है तो कंपैरिजन अपने आप खत्म होने लगता है। प्रेज और क्रिटिसिज्म को हैंडल करना। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो नेचुरली मुझे अपने पेरेंट्स और टीचर्स याद आते हैं। उनके बिना मैं कुछ नहीं होता। क्रिटिसिज्म हैंडल करना अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन पहले से बेहतर हूं। ह्यूमिलिटी मेरे लिए कई सालों की जर्नी रही है। 3 गुड इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जय की सबसे पावरफुल सीखों में से एक, इंटेंशंस एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम काइंडनेस इसलिए करते हैं कि बदले में कुछ मिले तो इंटेंशन प्योर नहीं है, लेकिन अगर काइंडनेस सिर्फ काइंडनेस के लिए करे तो नेचुरली हैप्पीनेस मिलती है। एक पर्सनल एग्जांपल, पहले जब किसी से आर्ग्यूमेंट होता था तो मैं पेशेंटली उनकी बातें सुनता था, लेकिन अंदर से एक्सपेक्टेशन होती थी कि अब ये भी मेरी बात पेशेंटली सुने। जब ऐसा नहीं होता था तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती थी। अब समझ आया कि हमें दूसरों को इसलिए सुनना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा फील हो, ना कि इसलिए कि बाद में वे हमें अच्छा फील करवाएं। टीचिंग से मिली फुलफिलमेंट। अब मैं टीचर हूं और मैं वही नॉलेज शेयर करता हूं जो काश मुझे यंगर एज में पता होती। बिना एक्सपेक्टेशन के देना, यही सबसे सेटिस्फाइंग फीलिंग है। 4 डिटैचमेंट की ताकत। डिटैचमेंट के बारे में मेरी समझ एंथनी डेमेलो की बुक अवेयरनेस से शुरू हुई। उन्होंने बताया हम अपने थॉट्स नहीं है, हम बॉडी नहीं है, हम रेपुटेशन या लेबल्स नहीं है, ये सब टेम्पररी है। असल में वो अवेयरनेस है जो इन सबको ऑब्जर्व करती है। एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो वो असली मुझे नहीं बल्कि अपने माइंड में बने मेरे आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है। वो आइडिया टेम्पररी है, इसलिए उससे अटैच होने की जरूरत नहीं। बुद्धिज्म से मिली सीख। बुद्धिज्म में एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, दुनिया से कॉन्फ्लिक्ट मत रखो। जितना इंसान ईगो और अटैचमेंट छोड़ता है उतना फ्री और पीसफुल बनता है। 5 रिलेशनशिप्स के बारे में सबसे बड़ी सीख। बुक की एक बात मेरे दिल में रह गई, लोग आपको उसी तरह प्यार लौटाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं। लव लैंग्वेजेस की समझ। जय ने पॉडकास्ट में 5 लव लैंग्वेजेस बताई। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, फिजिकल टच, गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ सर्विस। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लव लैंग्वेजेस एक्ट्स ऑफ सर्विस थी, जबकि मेरी पार्टनर की क्वालिटी टाइम, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन थी। मेरी गलतियां। पहली गलती, मैं चाहता था कि वो उसी तरह प्यार दिखाए जैसे मैं दिखाता था। दूसरी गलती, मैं उसे उसकी पसंद के तरीके से प्यार नहीं दे रहा था। तीसरी गलती, मैं उसकी एफर्ट्स नोटिस ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस में फंसा था। रिलेशनशिप आपको कंप्लीट नहीं करती। जय कहते हैं रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद कंप्लीट बनो। अगर हम इमोशनल रीअश्योरेंस के लिए पूरी तरह पार्टनर पर डिपेंड करेंगे तो रिलेशनशिप ड्रेनिंग बन जाएगी। 6 मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन्स। मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि सुबह और रात को कॉन्शियसली यूज करना बहुत जरूरी है। दिन शुरू होने के बाद टाइम बहुत तेजी से निकल जाता है। मॉर्निंग मेडिटेशन का असर। मैं लगभग आधे साल से मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहा हूं। इससे कामनेस बढ़ी, रिएक्शंस कम हुई, क्लैरिटी बढ़ी। डीप प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस। शुरुआत में मैं सिर्फ 15 मिनट्स मेडिटेट करता था और ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता था, लेकिन बाद में कई बार पूरे दिन मेडिटेशन रिट्रीट्स किए, तब पहली बार माइंड में रियल पीस महसूस हुई। यही एक्सपीरियंस डेली प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने की मोटिवेशन बना। इवनिंग जर्नलिंग। रात में मैं जर्नलिंग करता हूं, इससे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। क्या दिन सही यूज हुआ, क्या इंपॉर्टेंट चीजों पर टाइम दिया। ये छोटी हैबिट मुझे कॉन्शियस बनाए रखती है। कंक्लूजन, ये बुक मॉडर्न लाइफ के लिए बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल गाइडेंस देती है। जय शेट्टी ने एंशिएंट मंक विजडम को मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के साथ जोड़कर समझाया है कि पीसफुल लाइफ कैसे जिए, मीनिंगफुल लाइफ कैसे बनाएं और डेली स्ट्रेस के बीच भी पर्पस कैसे महसूस करें। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि डेली लाइफ में लागू करने वाली विजडम है।